मीनाक्षी सुंदरम जी, स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर आपका। आपके लिए एक वेटनरी डॉक्टर से आईएएस बनने का सफर कैसा रहा, इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने बेसिक ग्रेजुएशन तो वेटरनरी साइंस में किया था मद्रास वेटनरी कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हूँ एनिमल जेनेटिक्स में, और मैंने रिसर्च करके अपने थीसिस भी सबमिट किया था और एक रिसर्च जॉब भी कर रहा था मैं। साइमल्टेनियसली मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और ईयर 2000 में मैं इंटरव्यू तक गया था, और उस समय हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने 2001 में अटेंड किया था। तो काफ़ी संघर्ष भरा पीरियड था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी छुट्टियों की आवश्यकता थी, और मेरे जो बॉस थे उस समय के वो छुट्टियां सैंक्शन नहीं करते थे, तो उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम रही है। और एक बार मैंने नौकरी रिज़ाइन कर दी। रिज़ाइन करके एक अनसर्टाइनिटी के साथ मैंने अपनी तैयारी करी है, और फाइनली मैं 2001 में सेलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद बहुत अच्छा महसूस करने लगे, क्योंकि जो विक्ट्री आई थी वो आसानी से नहीं आई थी, वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आई थी। अच्छा, उत्तराखंड की अब बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर आप पोस्टेड हैं। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। प्रवासी बहुत ज्यादा आकर बस रहे हैं, तो आपका विभाग किस तरीके से इसको टैकल कर रहा है फिलहाल? देखिए, पलायन पूरी दुनिया का समस्या है, ये केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है। सभी लोग पलायन करते हैं। पलायन दो तरीके से होते हैं। आउटवर्ड माइग्रेशन, एक तो होता है एस्पिरेशनल माइग्रेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। एस्पिरेशनल माइग्रेशन में कोई गलती नहीं। माइग्रेशन तो मैंने भी किया है, मैं तमिलनाडु से उत्तराखंड आ गया हूं, ये भी माइग्रेशन ही है। तो अगर आप कुछ अच्छे पोजीशन में जाने के लिए माइग्रेट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मीनियल जॉब्स के लिए, बहुत छोटी सी कमाई के लिए आपको बहुत दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी अपनी जगह पर नहीं हो रहा है। देन दूसरा, माइग्रेशन के भी कई सारे पहलू हैं। एक तो आउटसाइड द स्टेट माइग्रेशन, दूसरा इनसाइड द स्टेट ही रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। वो हर स्टेट में होता है, और वो अच्छा भी है, उसको अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में जिन जिन स्टेट्स में उसके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, वो सारे हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैं। तमिलनाडु के अर्बन पॉपुलेशन 60% है, हरियाणा के अर्बन पॉपुलेशन वेरी हाई, मोर देन 50%, महाराष्ट्र के बहुत अच्छे, और ये सारे एडवांस्ड स्टेट्स हैं। तो अगर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो है एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में जा रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, हमारे सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, विच इज डिजायरेबल थिंग। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अब टूरिज्म के क्षेत्र में हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, लेकिन इससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है उत्तराखंड में, और ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। खासतौर पर हम देखते हैं जब टूरिज्म का वक्त होता है। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, टूरिज्म एक डिजायरेबल चीज है, इकोनॉमिकली तो डिजायरेबल है, लेकिन वो टूरिज्म जो है हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो हाई पेइंग टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट के नंबर कम हो और टूरिस्ट का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए हमको हाई क्वालिटी अकोमोडेशन बनाना चाहिए। तो अभी हमारा जो टूरिज्म पॉलिसी नया अनवेल हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके होटल्स बनाने के लिए काफी अट्रैक्टिव पॉलिसी है। आप जो है 25% तक कैपिटल सब्सिडी देते हैं, और इसके अलावा जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी टूरिज्म प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी अनाउंस किया है। उसका इम्पैक्ट भी अभी देखने को मिल रहा है। एक्चुअली अब ऋषिकेश जैसे जगह को ले लीजिए, जहां पर काफी इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल है, फिर भी अगर टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ टूरिज्म आप देखेंगे तो 2% है इंटरनेशनल टूरिस्ट ऋषिकेश में, बाकी जगह पर उतना भी नहीं है। बट एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का पर डे का स्पेंड केवल $20 है। अगर कोई यूरोप से या यूएस से आते हैं, केवल $20 स्पेंड करते हैं, और यही हम लोग वहां जाएंगे तो $200 से नीचे का खर्चा, अगर आप एक इकोनॉमी होटल में भी स्टे करेंगे तो भी आपको $200 का खर्चा तो आना ही आना है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उसको ब्रिज करने के लिए जो
कॉरिडोर प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें बड़े कॉन्शियसली हम हाई एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अच्छा अकोमोडेशन और अच्छे रूम्स की संख्या पे फोकस कर रहे हैं। ऊर्जा सचिव भी आप इससे पहले रहे हैं, अभी उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो ऊर्जा क्षेत्र है, हमारी पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमको बहुत रोड ब्लॉक्स भी हुए हैं, क्योंकि हमारी पोटेंशियल जो मेनली रहता है वो हाइड्रो पावर सेक्टर में रहता है। हाइड्रो पावर सेक्टर में हमारी भागीरथी वैली को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई कर दिया, उसकी सारे प्रोजेक्ट्स ड्रॉप हो गए हैं। अलकनंदा को लेकर के अभी भी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइनल वर्डिक्ट पेंडिंग है। ऐसे में हम लोगों को जो इजीली डूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब उसकी भरपाई के लिए स्टेट ने क्या किया कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बड़े अट्रैक्टिव पॉलिसी लेके आए हैं, और उसके बाद हमने 8 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बिड आउट कर दिया है। अभी 19 और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा पंप्ड स्टोरेज प्लांट प्रपोजल्स में भी हम लोग बहुत अट्रैक्टिव पीएसपी पॉलिसी हमने बनाया है। उसके बाद से काफ़ी प्रपोजल्स हमारे पास आ रहे हैं। देन हमने एक नया सोर्स ढूंढा है, वो है जियो थर्मल एनर्जी। तो हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग्स बहुत हैं, और एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का स्टडी है कि जो पूरे कंट्री का जियो थर्मल एनर्जी का जो पोटेंशियल है उसका 1/3 उत्तराखंड में है। तो उस पर भी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक साइट का तपोवन साइट का प्री फिजिबिलिटी स्टडी किया गया था और इनकरेजिंग रिजल्ट्स आए थे। तो हम बहुत जल्दी वहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट अलॉटमेंट करने वाले हैं। तो ये हमारे भविष्य की एनर्जी बन सकती है। और जो हमारे जो दूसरे रिवर्स हैं, गंगा को छोड़ करके यमुना के प्रोजेक्ट्स और कुमाऊं साइड के प्रोजेक्ट्स, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काफी दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हालांकि अवेयरनेस बहुत बढ़ाई गई इसको लेकर, कॉलर ट्यून भी लगा दी गई, और क्या चीजें की जा सकती है, क्योंकि अभी भी ये मामले थमे नहीं है? देखिए, वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं होम सेक्रेटरी नहीं हूँ, न मैं पुलिस अफसर हूँ, और साइबर ठगी का मैं खुद शिकार हुआ हूँ। तो किसी ने मेरे नाम से फेसबुक अकाउंट बना लिया, मेरे नाम से व्हाट्सएप का अभी मैंने ये account सवाल खोल पूछा, दिया आपको था। लगता है सरकार के तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, तो ये चैलेंज है पुलिस के लिए, केवल उत्तराखंड पुलिस के लिए नहीं है, पूरे कंट्री के पुलिस के लिए चैलेंज है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैंने कहा था कि मेरे नाम पे व्हाट्सएप अकाउंट खोल दिया, फेसबुक अकाउंट खोल दिया, किसी लोगों को कुछ मैसेजेस भिजवा दिए गए। ये करने वाले लोग उत्तराखंड के नहीं थे, ये कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठ करके किसी का भी करते हैं। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग द पुलिस डिपार्टमेंट फेसेस। बाकी इसके लिए न तो मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, न मैं पुलिस का हूँ। अच्छा, आप आईएएस बनने की, यूपीएससी की तैयारी हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा कठिन होती है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हमें पता चला कि आप रजनीकांत के भी फैन हैं, सुपरस्टार रजनीकांत। तो कैसे पढ़ाई के दौरान आप कोई फिल्म उनकी जानते हैं, अभी कोई पसंद करते हैं, कोई उनका जो ऐसा हुक स्टेप या कोई डायलॉग आपको अभी यहाँ याद आ रहा हो? नहीं, रजनीकांत तो हम स्कूल टाइम से ही रजनीकांत के फैन थे, और रजनीकांत के जो भी मूवी आते थे पहले दिन पहले शो देखना था। बट उससे मेरी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ी है। तो पढ़ाई अपनी जगह पर है। और क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही देखा जाता है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट दिन भर वो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे वो वक्त निकाला आपने? आज भी आप फैन हैं उनके? हाँ, आज भी मैं फैन हूँ, आज भी मैं फैन कोई हूँ, लेकिन dialogue देखने आपको को याद मौका है? नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत कम मूवीज रिलीज कोई होते हैं। डायलॉग अगर आप बता। एक बादशाह मूवी था, तो बादशाह मूवी में रजनीकांत का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था कि मैंने एक बार बोल दिया तो 100 बार बोलने के बराबर होता है। अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी हैं, आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे, उनको कोई अगर आप गुरु ज्ञान देना चाहें इस वक्त? देखिए, यूपीएससी, मैं इसको बड़े सीरियस टोन में बोल रहा हूँ कि यूपीएससी एक बहुत ही टफ और अनफॉरगिविंग एग्जामिनेशन होता है। अब यूपीएससी में सक्सेसफुल लोगों को लोग देखते हैं, फेल्ड लोगों को भी मैं देखता हूँ। जैसे हमारे टाइम में ले लीजिए कि हम लोग, मैं जिस साल में सेलेक्ट हुआ था, 5 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा था, प्रिलिमिनरी एग्जाम, और फाइनली 55 लोग सेलेक्ट हुए थे। इट्स अ वेरी वेरी टफ एंड अनफॉरगिविंग एग्जाम। और उसमें चूंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो लोग अपने यूथ के प्राइम में बार बार लिखते रहते हैं, बार बार अपीयर होते रहते हैं, और कई सारे ऐसे लोग, लाखों लोग, जो आखिरी तक किसी भी सर्विस में सिलेक्ट नहीं हो पाते। फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है, कुछ लोग तो स्टेट सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं।
तो मैं हमेशा मेरे पास जो यूथ आते हैं उनको मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप पहले किसी फील्ड में अपना एक कैरियर एस्टैब्लिश कर लीजिए। एस्टैब्लिश करने के बाद आप अपना तैयारी करिए। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आप जो है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन रहेगा आपके पास। यू हैव टू हैव द सेकंड ऑप्शन, द प्लान बी आपके पास जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए। अदरवाइज हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो इंजीनियर थे और 7-8 साल लिखते रहे और अल्टीमेटली कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुए। फिर वो अपने इंजीनियरिंग साइड में नौकरी लेने के लिए गए थे, तो वहां पर जो है बिकॉज उनके पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो वहां भी नौकरी नहीं मिली। तो ऐसे स्टोरीज हैं। सो मैं हमेशा यूथ को बोलता हूं कि आप अपने यूथ के प्राइम को वेस्ट मत करिए। और दूसरा मेरा ये है कि अगर 7 साल 8 साल हम लोग लिखते हैं तो इट इज नॉट वर्थी। आप मैक्सिमम 3 साल 4 साल से उसको ट्राई कर सकते हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लाइफ में कुछ और करना चाहिए। अच्छा मीनाक्षी जी, अभी हरियाणा की तर्ज पर आपने देवभूमि कार्ड योजना की शुरुआत की, एक बार समझाएंगे है क्या ये योजना, क्या जरूरत पड़ी? ये परिवार पहचान पत्र है जिसको अभी देवभूमि परिवार पहचान पत्र का नाम दिया है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी सरकार की, किसी भी सरकार की बेनिफिशियरी लेड प्रोग्राम्स बहुत होते हैं और उन बेनिफिशियरी लेड प्रोग्राम्स के कई बार देखा जाता है कि कुछ परिवारों को बार बार अलग अलग प्रोग्राम के बेनिफिट मिलते हैं, कई सारे परिवार जो है कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये ट्रैक नहीं हो पाता है कि कितने ऐसे हमारे पास फैमिलीज हैं जिनको एलिजिबल तो हैं लेकिन कभी भी किसी प्रकार की बेनिफिट नहीं मिला है। तो इन सबका एक ट्रैकिंग के लिए आसानी रहेगी और हमारी बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए भविष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनेगा। अभी हमने उसकी मैक्सिमम वर्क कर लिया है, लेकिन जो इसको हम लोग एक लीगल फॉर्म देना चाहते हैं उसके लिए एक कानून भी बना रहे हैं। तो ये कानून हमारा 1-1.5 महीने में विधानसभा से पारित हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के मंच पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं आप, जो आपको देखकर बहुत चीजें सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, बहुत 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 धन्यवाद।